ऑनलाइन क्लास में 2019 के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राजपूत काल शासन में जो उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था और आर्थिक गतिविधियां थी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनका जो सामाजिक जीवन था वह वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, जो पूर्व में से ही प्रचलित था। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे, जिनकी भूमिका अलग अलग थी। ब्राह्मण पूजा पाठ से संबंधित, यज्ञ इत्यादि से संबंधित कार्य करते थे। क्षत्रिय, जो बाद में राजपूत कहे गए, वह रक्षा और युद्ध से संबंधित कार्य करते थे। वैश्य वाणिज्य और व्यापार से संबंधित थे और शूद्र खेतीबाड़ी, मजदूरी और सेवा कार्यों से संबंधित इनके कार्य निर्धारित थे। लेकिन पूर्व में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता से अपने स्टेटस, जो उसका जो जन्मागत जिस वंश में उसका हो रहा है, वो अपनी योग्यता के बल पे अन्य स्टेटस को प्राप्त कर लेता था। लेकिन राजपूत काल के समय तक आते आते इसमें एक दोष आ गया और यह जो व्यवस्था थी वह वंशानुगत व्यवस्था के दोषों से युक्त हो गई। वह कि जिस घर में जन्म से जो व्यक्ति होगा उसका भी कर्म भी वही आधारित होगा। इसका एक बड़ा नुकसान यह हुआ कि अगर व्यक्ति में अगर काफ़ी योग्यता है जिससे वह आगे बढ़ सकता है, वो सेना में सम्मिलित हो सकता है, तो इससे इस जो योग्यता थी, इसकी जो वंशानुगत व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत एक बड़े वर्ग को एक उस अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उनको ये बताया गया कि तुम्हारा कार्य ये है और तुम्हारा जन्म इस घर में हुआ तो तुम यही कार्य करोगे। इसलिए एक जो समाज का में जो एक योद्धा वर्ग था, जो अन्य जातियों में भी थी, कोई योद्धा बनने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति राजपूत या क्षत्रिय ही हो तो उसके अंदर वीरता का गुण होगा। बहुत सारे लोग अन्य जातियों में जन्म लेने के बाद भी उसके अंदर युद्धोचित गुण होते हैं और वह व्यक्ति जो है काफ़ी ब्रेव भी होते हैं। लेकिन इस समय तक धीरे धीरे इनके में यह दोष आया कि वह जन्म आधारित होने लगा और एक समाज में जो एक अच्छे योद्धा की आ सकते थे वह इससे वंचित किए गए। एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा भले ही उसके अंदर योग्यता ना हो, और एक शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा भले वो कितनी भी योग्यता हो। इस दोष के चलते समाज को जो एक आगे बढ़ने वाला तत्व चाहिए था वह धीरे धीरे इसका लोप होता चला गया और इसका एक बड़ी कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, जो देश को चुकानी पड़ी, वह आगे इनकी राजपूत समाज की हार थी और धीरे धीरे एक नए राजवंश मुस्लिम आक्रांताओं के रूप में भारत में दिखाई पड़ता है। इसके सामाजिक जीवन तो मैंने बता दिया कि इनका सामाजिक जीवन था कैसा था। स्त्रियों की जो दशा थी वह अच्छी थी। उनके राजपूत काल में इनके स्वयंवर आयोजित किए जाते थे। वह अपने सुयोग्य वर चुन सकती थी, अपनी पसंद का वर चयन का उनको अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे जो स्त्रियों की कम आयु में भी विवाह होने लगे और इस प्रकार से धीरे धीरे इसके अंतर्गत राजपूत काल में भी धीरे धीरे कुछ स्त्रियों की जो शिक्षा की जो दशा थी, जो विदुषी महिलाएं थीं, वह उच्च कुल की महिलाओं को तो अधिकार प्राप्त था, वह शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी, लेकिन निम्न वर्ग के स्थानों पे महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त नहीं था और वह घरेलू कार्यों में ही उनका जीवन संपादित होता था। इस प्रकार से एक जाति आधारित और एक महिला को एक सीमित कर देने से समाज का जो उत्पादक वर्ग था वह एक सीमित दायरे में हो गया, जिसका एक भारी कीमत आगे के समय में इसके दोष के चलते चुकाना पड़ा। जो उनका जो राजपूत काल में जो आर्थिक जीवन था वह काफ़ी अच्छा था। उनके धन धान्य से पूर्ण थे, कृषि बहुत अच्छी थी, वाणिज्य के स्तर पर भी सूती कपड़े, मलमल के कपड़े इत्यादि का भारत के जो हस्तशिल्प था वह उसका विश्व बाजार पे भी अच्छा प्रभाव था और वहाँ से भी व्यापार वाणिज्य यहाँ के व्यापारी करते थे। मशालों की या इन सब चीज़ों की भारत से अच्छा आदान प्रदान था।
आयात निर्यात की अच्छी सुविधाएं थी, धन्य धारण से प्रजा जो है सुखी थी। और वास्तुकला के आधार पर भी अगर हम देखें तो उस समय कई चीज़ों का, बड़े बड़े मेहराबों का, मंदिरों का और इमारतों का भी काफ़ी राजपूत काल में काफ़ी विकास देखने को मिलता है। इस तरह से अगर हम देखें तो राजपूत काल में कमोबेश विकास बहुत अच्छा रहा, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा था, उनका बेहतर जीवन था। लेकिन कुछ अपनी समय के साथ परिवर्तन न करने की प्रवृत्ति के चलते ही राजपूत वंश का धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर भी हुआ। धन्यवाद।